अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पार्ट वन का हमारा आज का टॉपिक दैट इज रैम एंड रोम। हम इसके अंदर रैम और रोम के इंट्रोडक्शन लेंगे। हम इसके अंदर रैम की टाइप्स और रोम की टाइप्स के बारे में देखेंगे कि ये एस रैम, डी रैम क्या है, ई रोम क्या है, ईपी रोम क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे अपने आज के इस लेक्चर में। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द रैम एंड रोम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी and ROM stands for read only memory। कुछ चीजों का हम इंकशाफ यहाँ पर पहले करेंगे एंड देन हम लोग आगे इसमें मूव करेंगे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है दैट इज रैम, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। मीन्स के जब भी हम रैम की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस वाली मेमोरी, उसको रैम कहा जाता है। ये बेसिकली जो है दोनों जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मेन मेमोरी। मतलब इन दोनों को कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि जी ये मेन मेमोरी है। तो मेन मेमोरी में दो मेमोरीज होती हैं फर्दर, एक को रैम कहते हैं और एक को रोम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है बेसिकली दैट इज अ वोलेटाइल मेमोरी। ये एक वोलेटाइल मेमोरी, और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? जो कनेक्शन पे डिपेंडेंट होती है, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। हम जितना भी तरह का डाटा स्टूडेंट्स कंप्यूटर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, याद रखिएगा वो सारा डाटा कंप्यूटर के ऊपर जो लोड हो रहा होता है, जो एट द टाइम हम एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं, वो मेन मेमोरी के ऊपर हो रही होती है। सीपीयू की तरफ से आने वाली इंस्ट्रक्शंस, हम जहां से डाटा रीड या राइट करना चाहते हैं, वो जहां पर डाटा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन जहां पे स्टोर होगा, दैट एरिया इज कॉल्ड एज द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को बेसिकली कंप्यूटर का वर्किंग एरिया भी कहा जाता है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई इसको वर्किंग एरिया भी कहा जा सकता है, कंप्यूटर का वर्किंग एरिया। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर हम बात करें रैम की, तो ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक इसको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जब तक आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जब तक आप इसको करंट प्रोवाइड करेंगे, तब तक इसके ऊपर डाटा रिमेन कर सकता है, तब तक इसके ऊपर डाटा होल्ड किया जा सकता है। जैसे ही कनेक्शन कट ऑफ होगा, सिस्टम बंद हो गया किसी वजह से, मोबाइल है, लैपटॉप है या पीसी है, तो रैम का कनेक्शन जब कट ऑफ होगा, जब करंट नहीं मिलेगा कंप्यूटर को, सिस्टम को, तो रैम बंद हो जाएगी और उसके ऊपर होने वाला जो डाटा है, जो उसके ऊपर डाटा लोड हो रहा होगा, वो सारा डाटा खत्म हो जाएगा, उसकी मेमोरी वॉश हो जाएगी। अगर मीन्स के 4 GB की रैम है, आप लोग कंज्यूम कर रहे थे, आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम उसके ऊपर ओपन किए हुए थे, वो 2 GB रैम कंज्यूम कर चुके थे आप लोग एट द टाइम। तो क्या हुआ कि जी लाइट ऑफ हो गई, आप पीसी यूज कर रहे थे, तो आपकी डेफिनेटली क्या हो जाएगा, क्योंकि उसमें बैटरी नहीं होती, तो वो डेड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद होगा तो वो 2 GB की रैम जो आप लोग कंज्यूम कर चुके थे, वो अगेन 4 GB में कन्वर्ट हो जाएगी। मीन्स के वो सारा डाटा उसकी एग्जीक्यूशन से, उसकी मेमोरी में से खत्म हो जाएगा। तो रैम बेसिकली वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है, जबकि रोम जो है वो नॉन वोलेटाइल है। इसकी इंस्ट्रक्शंस वन टाइम स्टोर कर दी जाती हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर हम अपनी मर्जी का डाटा लोड नहीं करवाते। रीड ओनली मेमोरी से मुराद ये है कि ये जस्ट डाटा को रीड करती है, ये अपने अंदर डाटा को राइट नहीं करवा सकती। मतलब डाटा हम चेंज नहीं कर सकते। राइट मीन्स आप समझ लीजिए कि डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते, आउटपुट में हम अपनी मर्जी का डाटा एक्वायर नहीं कर सकते रोम के ऊपर से। जबकि रैम जो है उसका काम थोड़ा सा डिफरेंट है। रोम के ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस एच की होती हैं, लिखी होती हैं, वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड होती हैं, सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। उनके ऊपर लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम रीड करके, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन वो वर्क करता है। तो ये दोनों का बेसिकली काम है। रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी है। रोम रीड ओनली मेमोरी, जस्ट डाटा को रीड कर सकती है, राइट नहीं करवा सकती। एंड इट्स अ नॉन वोलेटाइल, यानी कि कनेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। कनेक्शन मिल रहा है तब भी उसके ऊपर वो डाटा इंस्ट्रक्शन जो लिखी हुई है वही रहेंगी, और कनेक्शन नहीं मिल रहा तो तब भी वो क्या करेगी, उसके ऊपर जो लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस हैं वो एज इट इज रहेंगी, वो सेम रहेंगी। मैं दोनों का एक व्यू दिखाना चाहूंगा आपको, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं जी स्क्रीन के ऊपर, एक तरफ रैम है जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, जिसके ऊपर हमने डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स और डिफरेंट मटेरियल को, सिलिकॉन के चिप्स को उसके ऊपर एच किया होता है। और ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि सिलिकॉन का मटेरियल होता है। इसमें मल्टीपल वैसे तो मटेरियल्स हैं, बट इसका जो पूरा जैकेट है वो बेसिकली प्लास्टिक के मटेरियल का बना होता है, जिसको हम रैम की स्लॉट्स के अंदर एंटर करते हैं। मैं आपको स्लॉट्स भी दिखाऊंगा। तो हम रैम को इस तरह से मल्टीपल रैम्स को आप कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर करवाया जाता
है एंड देन उनको स्लॉट्स के अंदर यूज किया जाता है। एक सिस्टम के अंदर मल्टीपल स्लॉट्स हो सकती हैं, लेकिन मिनिमम इसके अंदर किसी भी सिस्टम के अंदर 2 स्लॉट्स रखी जाती हैं रैम के अंदर। अगर आपने रैम का साइज इंक्रीज करना है तो आप 4 जीबी का पेयर यूज कर लें, आप 8 जीबी का कर लें, आप 16 जीबी का कर लें, आप 2 जीबी का कर लें। आपने एक रैम यूज करनी है आप एक कर सकते हैं, आपने 10 रैम यूज करनी है तो उसके लिए 10 स्लॉट्स को आपको बेसिकली डिजाइन करवाना पड़ेगा। या फिर जो जनरल एक उसका स्ट्रक्चर है अगर वो हम उसकी बात करें तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हमें 2 स्लॉट्स मिली हुई है और हमें रैम चाहिए जी 32 जीबी की, तो हम 16 जीबी एंड 16 जीबी इज इक्वल टू 30 जीबी 32 जीबी सॉरी, तो हम 32 जीबी को रैम इस तरह से इंस्टॉल अपने सिस्टम के अंदर कर सकते हैं। बट रोम की अगर बात करें तो उसका भी आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है रोम का जिसके ऊपर मल्टीपल सिस्टम आप कह सकते हैं कि मल्टीपल मटेरियल्स की एचिंग की होती है, और इसी रोम को हम एक बार जब फिक्स कर देते हैं इसकी स्लॉट के अंदर तो उसके बाद अगर आपने इसको रिप्लेस करना है तो डाटा को राइट करने के लिए ही बंदा करता है, अदरवाइज इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। जी, तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रैम एंड टाइप्स ऑफ रोम की। रैम की 2 टाइप्स है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। नंबर 1 डी रैम एंड नंबर 2 एस रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रैम लिख देता हूं। एंड स्टैटिक रैम। तो स्टूडेंट्स जो डी रैम है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम, एस रैम एंड डी रैम। डी रैम स्टैंड्स फॉर डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस रैम स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। डायनामिक रैम जो यूजुअली हम लोग अपने सिस्टम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली एक डायनामिक मेमोरी इसलिए कहलाती है क्योंकि बेसिकली हमने इसको क्या करना पड़ता है, जब भी हम डी रैम को इस्तेमाल करते हैं हमें कुछ देर के बाद सिस्टम को रिफ्रेश करना पड़ता है, मींस के मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़ता है। भाई देखें, आप जब रिफ्रेश के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, आप F5 प्रेस करते हैं डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द विंडो, तो आप इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि आप अपने हार्डवेयर को एनर्जी दे रहे हो, बूस्ट कर रहे हो या आप उसको रिफ्रेश कर रहे हो। नो, ऐसा कुछ नहीं होता। आप जस्ट अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे होते हो। उसके ऊपर जितना भी कंटेंट होता है उस कंटेंट के गुजर जाने के बाद, उसके एग्जीक्यूशन के बाद हम एक बार मेमोरी को रिफ्रेशिंग मोड पर लेकर आने के लिए उसको रिफ्रेश करते हैं। मींस के बार बार अगर मेमोरी को रिफ्रेश करना पड़े तो वो रैम क्या कहलाएगी, डायनामिक रैम, जिसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर ही सारा काम हो रहा होता है और इलेक्ट्रिक करंट की पासिंग की वजह से ही ये मेमोरी जिंदा होती है। और इसी तरह से जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। रैम की टाइप कोई भी हो, रैम एक वोलेटाइल मेमोरी ही रहती है, ये याद रखिएगा। अगर हम बात करें एस रैम की तो दैट इज अ स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम को बेसिकली इस तरह के मटेरियल से बनाया जाता है कि जिसको हमें बार बार स्टूडेंट्स रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अंदर मौजूद जो सेल्स होते हैं उनको हमें अगेन एंड अगेन एनर्जी प्रोवाइड करने की, मींस कि उनको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली एज कंपेयर टू डी रैम, इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। मींस के भाई जब इसके लिए मटेरियल यूज किया जाएगा डेफिनेटली वो भी फिर क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि इसको जब डिजाइन किया जाता है तो मैन्युफैक्चर इसको बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन के जरिए से मैन्युफैक्चर करते हैं। वो क्या उसका मैकेनिज्म है वो भी हमारा क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है, कभी फिर इसके ऊपर बात हो जाएगी। बट याद रखिएगा कि स्टैटिक रैम एज कंपेयर टू डी रैम ये एक्सपेंसिव रैम है, जबकि डी रैम एक चीप रैम है एज कंपेयर टू एस रैम। बाकी मेमोरीज के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो रैम एक अच्छी खासी एक्सपेंसिव मेमोरी होती है, बट हम यहां पर अगर कंपैरिजन की बात करें तो डी रैम एक चीप मेमोरी होती है और इसका कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होता। ये एक सिंपल मेथड के जरिए से, सिंपल टेक्नोलॉजी के जरिए से इसको डिजाइन किया जाता है, जो कि इंसानी दिमाग के लिहाज से अगर हम बात करें, उसका कंपैरिजन करें तो नो डाउट कि वो भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बट हम क्योंकि इन दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं सो दैट्स वाई याद रखिएगा कि एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम, तो और इसके अंदर के सेल्स को, इस मेमोरी को हमें अगेन एंड अगेन रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक ही बार में अपना काम कंप्लीट कर सकती है, मल्टीपल कैलकुलेशंस कर सकती है, मल्टीपल डाटा को डील कर सकती है, उसको मैनेज कर सकती है, उसको अपने ऊपर एग्जीक्यूट करवा सकती है अगेन एंड अगेन। हमें उसको एक दफा में जब हम उसको यूज करेंगे तो हमें उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप 10-12 घंटे के बाद की वर्किंग के बाद जब आप उसको अगेन सिस्टम को ऑफ करेंगे तो समझ लीजिए यही उसके लिए रिफ्रेशमेंट होगी। इससे ऊपर हमें इसके ऊपर वर्किंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स ये थी जी हमारी टाइप्स ऑफ रैम। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रोम की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि रोम की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे पी रोम की,
आफ्टर दैट हमारे पास एक है जी ईपी रोम, एंड आफ्टर दैट वी हैव डबल ईपी रोम. PROM stands for programmable ROM. प्रोग्रामेबल रोम क्या है जी? देखिए, रोम हमने देखा कि ये एक रीड ओनली मेमोरी है, डाटा को जस्ट रीड कर सकती है, डाटा को राइट नहीं कर सकती. हम अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर नहीं लिख सकते. बट जब हम PROM की बात करते हैं तो ये एक ऐसी रोम है कि जो जब हमें इनिशियली ये प्रोवाइड की जाती है तो ये हमें ब्लैंक मिलती है. हमें ब्लैंक एक मेमोरी दी जाती है जिसके ऊपर हम अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शंस उसके ऊपर लिख सकते हैं. मतलब जो भी मेरी अकॉर्डिंग टू मेरे अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस होंगी, मैं वही इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर प्रोग्राम कर दूंगा और उसके अकॉर्डिंगली ही मेरा सिस्टम फिर बिहेव करेगा. मतलब ये कि एक ऐसी रोम को जिसको आप इनिशियली ब्लैंक परचेज करते हो और आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम उसके ऊपर एंटर कर देते हो, जो इंस्ट्रक्शंस आप चाहते हो आप उसको वो अपनी मर्जी की इंस्ट्रक्शंस देते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोग्रामेबल रोम. और उसके बाद इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, मींस के उसके बाद की जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप अपनी मर्जी से राइट नहीं कर सकते. आपने वन टाइम यूज कर ली, उसके बाद आप समझ लीजिए कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द रोम आप उसकी इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते. हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जी मैं अपनी मर्जी से प्रोग्राम करूं लेकिन बाद में फिर मुझे उसको चेंज करने की भी मेरे पास जो है ना वो जो आप कह सकते हैं कि मेरे पास अहलियत होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नई रोम परचेज करनी पड़ती है. दैट इज erasable programmable. EPROM stands for erasable programmable ROM. ये एक ऐसी रोम है स्टूडेंट्स के जिसको आप इनिशियली क्या करते हैं जी, ब्लैंक परचेज करते हैं एंड आफ्टर दैट आप उसके ऊपर प्रोग्राम करते हो, जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा. और उस प्रोग्राम को आप डिफरेंट डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज के जरिए से, मींस के आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए से ना, उसकी रेडिएशंस के जरिए से इसको उन प्रोग्रामेबल इंस्ट्रक्शंस को अगेन इरेज किया जा सकता है, उनको खत्म करके दोबारा से आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो. तो ये एक ऐसी रोम होगी कि भाई जिसके ऊपर लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शन पहले आपको ब्लैंक मिलेगी, आफ्टर दैट आप इसके ऊपर प्रोग्राम कर दोगे. ले जी, आपने कुछ इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर राइट कर दी, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो. कुछ माह के बाद, कुछ दिनों के बाद आप चाहते हो कि जी नहीं, मुझे तो ये ना इंस्ट्रक्शन चेंज करनी है रोम की, मैं रोम की इंस्ट्रक्शंस को बदलना चाहता हूँ. एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है तो मुझे इसकी इंस्ट्रक्शंस को, इसके कोड को बदलना है, तो आप उसको इरेज करते हो. और वो इरेज कैसे करेंगे, आप डिफरेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल, स्पेशल डिवाइसेस होती हैं बेसिकली इसके लिए, जिसके जरिए से अल्ट्रावायलेट वायलेशंस रेडिएशंस के जरिए से हम इन इंस्ट्रक्शंस को इसके ऊपर से रेज कर देंगे. जैसे ही ये इंस्ट्रक्शंस रेज होंगी तो आप अगेन उसके ऊपर दोबारा से अपनी नई इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर राइट कर सकते हो. और ये प्रोसेस जो है ये आप हमेशा नहीं कर सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी आप 5 to 6 टाइम जी कर सकते हो. 1 साल 2 साल आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. बट फिर जब आप उसको, क्योंकि फिजिकली इसमें आप उसके स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे होते हो, आप फिजिकली उसके ऊपर से इंस्ट्रक्शंस को खत्म कर रहे होते हो, तो इसलिए हमें ये रोम जो है वो 1 से 2 साल तक ही काम आती है, उसके बाद हमें इसको बदलना पड़ता है. अगर आप उसको 1 टाइम प्रोग्रामेबल बनाते हो, 2 टाइम बनाते हो तो इट्स इनफ. लेकिन अगर आप इसकी मकदार को बढ़ाओगे, आप 3 4 5 बार इसको करना शुरू करोगे, तो फिर एक वक्त आएगा कि ये रोम की क्वालिटी बिगड़ जाएगी. एट दैट टाइम वी हैव टू रिप्लेस दैट रोम, हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा. हाँ, इससे भी एक अच्छी टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, दैट इज डबल ईपी रोम. डबल ईपी रोम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ये एक ऐसी रोम है कि जिसके अंदर आपने पहले ब्लैंक परचेज किया, फिर आपने प्रोग्राम किया, और उसके बाद आप इंस्ट्रक्शंस को अगर बदलना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रिकली आप उसको इरेज करोगे. मींस के आप कह सकते हैं कि आसान लफ्जों में मल्टीपल सॉफ्टवेयर की हेल्प से, यानी कि सिस्टम को यूज करते हुए ही आप इसके अंदर से उन सॉफ्टवेयर के यूज के जरिए से, उन एप्लीकेशन के इस्तेमाल के जरिए से आप इसको दोबारा से प्रोग्रामेबल बना सकते हैं. आप इसको जो प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस थी, जो प्रोग्राम था, उसको रेज करके तो आप फर्दर आगे नए जो है एडवांस लेवल के जो इंस्ट्रक्शंस है वो आप दे सकते हो. इसको हम 1 टाइम जस्ट यूज करेंगे, इसको हम इरेज कर सकते हैं कुछ क्वांटिटी की हद तक, यानी कि कुछ मकदार में, इससे ऊपर नहीं. और उसके बाद जब हमें डबल ईपी रोम की बात आती है तो डबल ईपी रोम एक ऐसी रोम है कि जिसके अंदर हम लिखी जाने वाली इंस्ट्रक्शंस को बदल सकते हैं और इलेक्ट्रिकली बदल सकते हैं. मतलब कि सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए, डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम उसको
चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन की, तो इसलिए हम फर्दर उनकी डिटेल्स में तो नहीं जा सकते, बट याद रखिएगा कि इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर और टूल्स को ही यूज करके तो उस रोम की इंस्ट्रक्शंस को बदल दिया जाता है और नई इंस्ट्रक्शन उसके ऊपर फीड की जाती है, जिसको हम बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि सेवरल टाइम्स हम ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, सेवरल टाइम हम उसकी इंस्ट्रक्शंस को बदल सकते हैं, और उसके लिए कुछ मुद्दत भी नहीं है कि कितनी देर के बाद, आप जब चाहे उसकी इंस्ट्रक्शंस को चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने रैम, रोम, रैम की टाइप्स एस रैम एंड डी रैम के बारे में पढ़ा और रोम की कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ा। एक पिक्चर दिखाऊंगा कि जहां पे इनकी स्लॉट्स के बारे में मैंने कुछ दिखाया हुआ है, वो अगर आप देख लीजिए, देन आपको मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं कि जी रैम की स्लॉट्स भी नजर आ रही हैं, और जहां पर रोम को फिक्स किया होता है मदरबोर्ड के साथ, आप वो भी एरिया देख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट स्लॉट्स एंड एक्सपेक्टिंग स्लॉट्स यहाँ पर बनाई गई हैं, और इसके साथ ही हमें रैम की स्लॉट्स दिखाई गई हैं। और रोम की स्लॉट तो फिक्स होगी डेफिनेटली, जब आप वन टाइम उसको वहां पे लगा देंगे तो देन आपको फिजिकली सिस्टम को ऑन करके इसी तरह से फिजिकली इसको सारा खोल के आप उसको चेंज करेंगे। रैम के लिए भी प्रोसेस सेम होगा, बट इसकी एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है, अगर आपने जो इसकी स्लॉट्स है रैम की, अगर आपने बढ़ानी है तो वो डिफरेंट तरीकोकार से बढ़ाई भी जा सकती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, बट इसके लिए 2 से 3 स्लॉट्स जो हमें मिलती हैं, हम उनको ही इस्तेमाल करते हैं अगर हमें रैम का साइज इंक्रीज करना पड़े। क्योंकि रोम का साइज इंक्रीज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट अगर रैम का साइज इंक्रीज करना है, वो भी डिपेंड करता है टास्क टू टास्क। तो अगर हमें रैम को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको रिप्लेस करवा सकते हैं। 4 GB की रैम थी, हम 8 GB की परचेज कर लेते हैं, 4 GB की बेच देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो हमारा डाटा भी नहीं है जो चोरी कर लिया जाएगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो इसलिए हम रैम को जो है उसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।